अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जनरल साइंस और उसका हम लोग चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के अंदर जो ज़राइत है, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे और एक हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे इसका डेयरी, पोल्ट्री एंड द फिशिंग फार्मिंग के बारे में। तो पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के अंदर ज़राइत। फूड जो है ये बेसिक नीड है ह्यूमंस की, जिसको हम एग्रीकल्चर के ज़रिए जो है वो पूरा करते हैं, यानी डिमांड ऑफ द फूड हम ज़राइत के ज़रिए ही इसको पूरा करते हैं। जाहिर सी बात है क्रॉप्स वगैरह को प्रोडक्शन करवाना। ह्यूमन की पॉपुलेशन जब से बढ़ना शुरू हो गई है तो हमारी अब डिमांड जो है वो फूड की वो भी बढ़ने लग गई है। इससे हमें एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसकी नीड भी बढ़ गई है कि वो ज़्यादा करवाई जाए। पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। कैसे? हमारी जो 60% इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है तकरीबन। तो 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है फॉर देयर इकॉनमी। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है वो हमें ऐसी ज़मीन मिली हुई है, यानी कि जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेस्ट है, फर्टाइल है, हमारे पास ज़रख़ीज़ ज़मीनें मौजूद हैं और एक्सटेंसिव और सबसे बेस्ट किस्म का कैनाल इरीगेशन सिस्टम यानी नहरी निज़ाम भी हमारे पास मौजूद है कि कुदरती तरीके से हम अपनी फसलों को पानी दे सकें। ये सिस्टम भी हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से। फिर दूसरा, इसके अलावा अदर भी थिंग्स हैं, जैसे फेवरेबल क्लाइमेट है हमारे पास और ये भी इन क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प देता है। फेवरेबल क्लाइमेट है, इसके साथ जो है वो हम कुछ एडिशन करवा देते हैं फर्टिलाइज़र्स की। अब जो मॉडर्न चीज़ों की बात करें, फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करके, इसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये इस्तेमाल करके हमने क्या किया, अब अपनी यील्ड को, अपनी क्रॉप्स को मज़ीद जो है वो बढ़ा लिया। इसके अलावा हार्ड वर्किंग और मैकेनाइज्ड फार्मिंग को इस्तेमाल करते हुए हमारे फार्मर्स जो है वो भी पाकिस्तान ने जो है वो एक सेल्फ सफिशेंसी इख्तियार कर ली, यानी कि खुद मुख्तार है ये बहुत ज़्यादा सीरियल प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे कि गंदम है, चावल है, बहुत ज़्यादा फल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान फेमस है और हम इसको जो है वो बाहर के मुल्कों में भेजते भी हैं। यानी कि कुछ हमारे पास कैश जो है क्रॉप्स भी मौजूद हैं। कैश क्रॉप्स उनको बोलते हैं जिनको हम बाहर भेज के और वहाँ से फिर हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनको देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर सकती फॉर द मैनी रीजंस। बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि कॉटन है। अब कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? कपास है, राइस है और कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो कि ये पाकिस्तान जिसके लिए स्पेशल है, जो यहाँ पे ही ग्रो करती हैं और जिसको हम दूसरे मुल्कों में भेजते हैं और वहाँ से फिर हम अर्निंग करते हैं अपनी। तो लेकिन अभी भी ग्रोइंग और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कुछ क्रॉप्स की अभी भी जो है वो उसकी ज़रूरत है कि हम उसको करें, जैसे कि पल्सीज हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयल है, एडिबल ऑयल, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुराक में। उन सब की अभी हमें ज़रूरत है कि हम मज़ीद कुछ जो है वो इख्तियार करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह के सिस्टम है जो हम अभी तक जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो पहले फार्मिंग थी पाकिस्तान के अंदर वो लेबर इंटेंसिव थी, यानी मस्कुलर पावर को इस्तेमाल किया जाता था, हाथ से काम करना, मजदूरों को इस्तेमाल करना। तो ये मेनली जो है डिपेंड करता था मसल पावर के ऊपर। फिर कुछ डिकेड से, यानी कि कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि मॉडर्न प्रोडक्शन, मॉडर्न ट्रेंड्स हमने इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो क्रॉप्स जो हैं वो कैसे ग्रो करेंगी और इसके हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं बेहतर से बेहतर, क्योंकि जैसे हमने बात की कि कुछ कैश क्रॉप्स भी हमारे पाकिस्तान में ग्रो करती हैं जिसे हम अर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी यील्ड हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी और मज़ीद बेहतर हो सके। तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि हम कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल करें जिससे हमें वक्त से पहले या थोड़े वक्त में जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो मिल सके। तो ये अब पॉपुलर होती जा रही है क्रॉप यील्डिंग में मैकेनाइज्ड फार्मिंग। इसके मेथड कौन कौन से हैं? यानी अब हम क्या करते हैं कि ट्यूबवेल्स के ज़रिए, कैनाल सिस्टम था, अब हमने ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं, उनके ज़रिए जो है वो इरीगेशन करते हैं। फिर इसके अलावा प्लफिंग के लिए
प्लफ, हल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, लैंड को जो है वो ड्रिलिंग करने के लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सारे काम जो पहले हम जो है वो खुद किया करते थे, अब इसके लिए हम लोग ये सारी मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए भी थ्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो काम जो हमारा दिनों में होना है वो हमारा एक दिन में हो जाता है, कुछ घंटों में हो जाता है। थ्रेशर की मदद से हम उसको कर लेते हैं। तो ये सारे मेथड हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनाइज्ड फार्मिंग में। अब बहुत ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी हमने जो है वो एग्रीकल्चर में रिसर्च करके हमने बहुत ज़्यादा पैदा कर ली हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंट कौन सी हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्शन जिसके अंदर से हम वो स्पेसिफिक जो डिजीज़ है उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करवा लेते हैं, यानी कि वो बीमारी उसको नहीं लगती जिसका हमें खदशा होता है कि ये लग सकती है, इसके लिए हमें क्या क्या वो देने चाहिए। तो हम क्या होते हैं कि फिर फ्री माइंड से हम उसकी प्रोडक्शन करवा लेते हैं कि ये रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर ये बीमारी हमला नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा हमें और इसके अंदर कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं फार्मिंग में, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया है। फर्टिलाइजर्स किसको कहते हैं, खाद है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। मतलब अब हमें पता है कि प्लांट्स को जो है वो ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, सल्फर की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जितनी टाइम लेना है प्लांट्स ने ज़मीन से एब्जॉर्ब करने में थ्रू द वाटर, हम उसको ये खाद की सूरत में खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो या फिर ऐसी खादें होती हैं जो वाटर, जो ज़मीन की कुदरती जो कैपेसिटी होती है इनको एब्जॉर्प्शन के लिए जो चाहिए होती है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प देता है। और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हैं कि कुछ खास किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक क्रॉप्स के ऊपर हमला करते हैं और उस क्रॉप को जो है वो ख़तरा होता है, उससे वो डैमेज हो सकती है, तो उससे भी हम इंसेक्टिसाइड से उसको बचा सकते हैं। तो इससे भी इकॉनमी हमारी बेटर हो रही है, लोगों की सोशल लाइफ भी जो है वो बेटर हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैश क्रॉप्स को ग्रो करवा के बाहर भेज रहे हैं। इसके अलावा खुद भी ओवर पॉपुलेशन से हम निपट रहे हैं इस वजह से। लेकिन जहाँ पे हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मैकेनाइज्ड फार्मिंग के, वहीं पे हमें इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी जो है वो देखने पड़ रहे हैं। उसमें से कुछ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वाटर लॉजिंग एंड द सैलिनिटी। हैज़र्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हैज़र्ड्स में क्या है, सबसे पहले वाटर लॉजिंग एंड द सैलिनिटी। ज़्यादातर जो इरिगेशन हम केनाल के ज़रिए करवा रहे हैं तो वो हम उसको जो हम निकालते हैं उसमें से नालियाँ, केनाल्स निकालते हैं, टनल्स निकालते हैं और उसको हम स्पेसिफिक जो है उसका रुख मोड़ देते हैं कि स्पेसिफिक जगह पे कि वहाँ से हम पानी मिले, उसको क्रॉप की प्रोडक्शन हो। तो वहाँ हम उसको पक्का नहीं करते, यानी कि वहाँ पे इंटें नहीं लगाते, ठीक है, उसको ओपन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द वाला जो एरिया है वहाँ पे भी वाटर लॉजिंग हो जाती है। फिर वो भी इरिगेशन के काबिल नहीं रहता, वो इस काबिल नहीं रहता कि वहाँ पे कोई क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस हो सके। इसी तरह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एक और चीज़ सैलिनिटी हो जाती है, यानी कि वहाँ पे साल्ट्स की जो मिकदार है वो भी बढ़ जाती है। तो फिर वो ज़रखेज़ नहीं रहती और उसके इर्द गिर्द जो है वो जगह, उस स्पेसिफिक एरिया को तो मिल जाता है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पे फिर प्रोडक्शन हम नहीं करवा सकते। फिर इसके बाद जो है सेकेंड वन है हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये आलूदगी में भी वजह बन रही है। आलूदगी में कैसे बन रही है कि इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये जो हम लोग ऐड करवाते हैं ग्रोथ ज़्यादा करवाने के लिए और उसके अलावा कीड़ों से बचाने के लिए, तो ये आलूदगी में भी बहुत बड़ी वजह बनते हैं। आलूदगी में कैसे वजह बनते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसके अंदर ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो मिक्स होते हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। जब ये खेतों से हम इसको डालते हैं खेतों में, वहाँ पे उसके बाद ये रिवर्स में, कैनाल्स में जो है वो चली जाती है, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियाँ हैं और जो बाकी आबी ज़िंदगी है, पौधे हैं, उनको नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा अगर ये हमारे वापस पीने के लिए आ जाती है तो हमें भी ये बहुत ज़्यादा मसले पैदा करती है, मैदे के, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सारी के मसले, और इसके अलावा भी जो टाइफाइड है, कॉलरा है, ये सारी बीमारियाँ। इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं कि फिर वो उस स्पेसिफिक कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, यानी कि बार बार अगर आप उसको वो इंसेक्टिसाइड जो है वो दे रहे हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो इंसेक्ट ही उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, फिर उस पर ये दवाई भी असर नहीं करती, तो ये हमें इसका नुकसान होता है। फिर इसके अलावा डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी।
डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है वो भी क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। कल्टीवेशन, एक ही क्रॉप को बार बार उसी ज़मीन पे उसको इस काबिल नहीं बनाना, मतलब एक दफ़ा आपने वहाँ पे हार्वेस्टिंग की है उस ज़मीन के अंदर से, दोबारा उसको इतना मौका नहीं मिला कि वो रिकवर हो सके, और दोबारा उसके ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं, उसे क्रॉप हासिल करने की कोशिश करते हैं, दोबारा उसके ऊपर जो है वो हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, फर्टिलिटी ज़रख़ेज़ी उसकी कम हो जाती है, फिर वो बगैर खाद के आपको कभी भी वो चीज़ नहीं मुहैया करता, और बाज़ फिर उससे भी नहीं देता, लो क्वालिटी देता, यील्ड इतनी अच्छी नहीं देता। तो ये हमें एक इससे नुकसान होता है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें ज़्यादा पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है बार बार, और उससे फिर क्या होता है कि उसकी जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। हम लास्ट में इसके सलूशन के बारे में बात करते हैं, हम कैसे बच सकते हैं इन सारे मसलों से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सलूशन जो है वो इसका ये है कि एक तो एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल करें, यानी कि बैलेंस करें, फिर दूसरी तरफ इसके अलावा जो है वो सॉइल को, लैंड को कंजर्व करें, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करें, उसको बचाएं, और मिनिमम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करें, यानी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कम से कम करें। तो इससे हम जो है इन मसलों से कुछ हद तक बच सकते हैं। ये था हमारा एक टॉपिक अबाउट द एग्रीकल्चर इन द पाकिस्तान। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द डेयरी, पोल्ट्री एंड द फिश फार्मिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेयरी, पोल्ट्री एंड द फिश फार्मिंग। तो एक बैलेंस डाइट जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। बैलेंस डाइट जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारी, किस लिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं। तो अब उसमें हमने पीछे पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में जिसमें हमारी क्रॉप्स वगैरह आ जाती हैं, बट दैट्स नॉट इनफ फॉर अस टू अटेन द बैलेंस डाइट को हासिल करने के लिए। तो मिल्क, बटर, चीज़, मीट एंड एग, ये सारी भी हमारी इस डाइट के अंदर शामिल हैं। मिल्क, बटर, चीज़, मीट एंड द एग। तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोचना कि जैसे हमारी क्रॉप्स वगैरह हम हासिल कर सके, इसके साथ हमें इनके बारे में भी देखना है कि ये हमारी नीड को कैसे जो है वो पूरा कर सकती हैं। तो ये सारे जो वो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, अज्जा हैं बैलेंस डाइट के, और हम इनको कहाँ से हासिल करते हैं, हम इसको डोमेस्टिक एनिमल से हासिल करते हैं, लाइक कैटल्स में कौ, बफलो, गोट, मवेशी जिनको हम कहते हैं वो आ जाते हैं सारे, फिर इसके अलावा चिकन आ जाते हैं, फिश आ जाती है, ये सारे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक तो मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि हमने इनको हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ किया है। तो इंसान जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स को तकरीबन आज से नहीं रेस कर रहा, बल्कि एंशियंट कदीम ज़माने से उसकी ये पेशा रहा है कि वो एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को घरों में पालतू जानवर रखता है और उससे ये चीज़ें अपनी हासिल करता है। रिसेंट टाइम में हमने क्या किया, इस टर्म को चेंज करके फार्मिंग में बदल दिया है। अब हम फॉर्म्स बनाते हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ठीक है, अपनी ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके, बायोलॉजी के जो है नॉलेज को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इम्प्रूव किया है इनकी प्रोडक्शन को, जिससे हम ये डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छे कैसे हासिल कर सकते हैं, पोल्ट्री, चिकन वगैरह, फिश वगैरह, इनसे हम मीट, मिल्क, चीज़, बटर, ये अच्छी क्वालिटी का कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसको फिर हम क्या करते हैं कि इनकी हम देखभाल करते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, वहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इनकी जो है वो देखभाल करते हैं। और आज जो है वो हम जैसे कि फ़िश अगर हम हासिल करना चाहते हैं, मछली, तो हम सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रह चुके कि हमें उसको हासिल करने के लिए नहरों का, दरियाओं का या फिर तालाबों का ही रुख करना होगा, बल्कि अब क्या होता है कि हमने उसके लिए स्पेशल बिल्ट फॉर्म्स बना दी, फिश फॉर्म, और वहाँ से हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये कि इसने हमारी जो है डिमांड है, रिक्वायरमेंट, उसको काफ़ी इजी कर दिया। अब हम थोड़ा सा सबके बारे में देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़, फार्म्स जो है वो हमें कितनी मदद दे रहे हैं। सबसे पहले जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। तो एक मुनासिब मिकदार में मिल्क और बटर पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होता रहा है।
हाँ, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो मिल्क और बटर को हम पैकिंग में प्रोसेस नहीं कर पाए, ठीक है, यानी ये डिमांड हमारी शुरू से पाकिस्तान के अंदर पूरी होती रही है। पाकिस्तान फुलफिल्ड इट्स डिमांड, लेकिन मसला कहाँ पे आया था हमें कि ज़्यादातर मोस्ट जो है वो नॉट इन पैकिंग, वो पैकिंग में दस्तयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो बच नहीं पाता था। तो अब क्या है, इसलिए कंट्री जो है उसको जो है वो जिसकी जो डिमांड थी वो बेशक ये उस डिमांड के मुताबिक प्रोड्यूस करवा रहा था, लेकिन वो पूरी फिर भी नहीं हो रही थी। तो अब हमने क्या किया, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, बायोटिक टर्म को इस्तेमाल करके, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी, हमने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव अब हमने कर दिया है। इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, प्रोटीन से भरी हुई खुराक हासिल करने के लिए मीट और एग, ये हमें कहाँ से हासिल होता है, पोल्ट्री से, यानी कि चिकन से। हमें प्रोटीन की ग़िज़ा हासिल होती है। वो प्रोटीन में क्या आ जाता है, मीट भी और स्पेशली एग्स भी। तो ये चीज़ें हमें इससे हासिल होती हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग को भी साइंटिफिक तरीके से डेवलप करवाने में हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है फूड की कंट्री में वो काफ़ी इसने बढ़ा दी है कि अब हम फॉर्म्स बनाते हैं, वहाँ पे हम चिकन को ग्रो जो है पोल्ट्री फॉर्म्स बनाते हैं, वहाँ पे हम जो है ये इनको ग्रोथ करवाते हैं और फिर वहाँ से हम अपनी मर्जी की प्रोटीन वाली जो मीट है और उसके अलावा एग है उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज। फिशरीज हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड है वो फिश है। सबसे ज़्यादा, तो ये हमारे लिए हाईली न्यूट्रिएंट डाइट है। फिश जो है ये आपको नदी नालों में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में आपको मिल जाएगी, ओशंस में। और जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे भी, जैसे कि राहू है, थैला है, ट्राउट है, ये आपको इजीली मिल जाती हैं। और इनका मीट जो है एक तो डिलीशियस भी होता है और दूसरा न्यूट्रियस भी होता है ग़िज़ाइयत भी आपको मिलती है, सिर्फ जायका भी मिलता है। और जो मॉडर्न एक्वाकल्चर है, टेक्निक्स हैं, इसने हमारे लिए इसी फिश की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ाने में मदद की है। अब ये जितने भी हमने पढ़े हैं ना, ये सारे नॉर्मल प्रोफेशंस नहीं है। हम इनको आजकल जो हम इसको अडॉप्ट करते हैं वो बायोलॉजी की स्टडीज़ के बाद हम स्पेसिफिकली इसके कोर्सेज करते हैं। 4-4 साल के कोर्सेज होते हैं इसके, जिनको पढ़ के आप प्रोफेशनली इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिशरीज को, डेयरी को, ये पोल्ट्री को, एग्रीकल्चर को हम जो इसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए अब जो है इसके अंदर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न माइंड इस्तेमाल करते हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं और जो इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हमारे लिए ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। यानी कि अब ये सब सारा काम एग्रीकल्चर भी अगर देखें तो सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं रह चुका, बल्कि ये उसे आगे बहुत ज़्यादा हाथों में जो है वो चला गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।